बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौरखा 7 जून 2026 फेडरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ईएसटी का होने वाला पेपर सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि सिमिलीज एंड मेटाफॉर्स आर लैंग्वेज यूज्ड मोस्टली इन द पोइट्री। तो पोइट्री में जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इनको लिटरेरी डिवाइसेस भी कहा जाता है। ये कहलाते हैं फिगरेटिव या इनको फिगर्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, फिगर्स ऑफ स्पीच भी इनको कहा जाता है। अब फिगर्स ऑफ स्पीच में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सिमिलीज एंड द मेटाफॉर्स। तो सिमिली क्या होता है, जिसको उर्दू में हम तशबीह कहते हैं। सिमिलीज जब एक चीज को किसी दूसरी चीज से तशबीह दी जाए, फॉर एग्जांपल जिसमें लफ्ज जो है एज और लाइक इस्तेमाल होते हैं, एज एंड लाइक इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर पावरफुल like a lion, like a lion. His teeth are white as pearls, white as pearls. उसके दांत तो मोती की तरह सफेद हैं। तो white as pearls, like a lion, तो ये क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में हम लिटरेरी डिवाइस में पोएट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। फिगरेटिव्स या फिगर ऑफ स्पीच इन्हें कहा जाता है। और फिर मेटाफॉर क्या होता है, जिसको उर्दू में इस्तारा कहते हैं, जब एक चीज को हूबहू बिल्कुल दूसरी चीज करार दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज टाइगर, माई फ्रेंड इज टाइगर, लाइफ इज अ रनवे, लाइफ इज अ रनवे, माई सन इज मून, माई सन इज मून। अब एक चीज को बिल्कुल दूसरी चीज बना देना, इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा मेटाफॉर कहा जाता है। तो ये इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं FGEI के, हमने उनको कंसेप्चुअल क्लासेस में ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनका पेपर भी अच्छा हुआ है। तो अगर मजीद देखा जाए कि फिगर ऑफ स्पीच में से कौन कौन से हैं, लाइक पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी नॉन पर्सन चीज को पर्सन बना देना। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि किसी नॉन पर्सन चीज को बेटा पर्सन बना देना। ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इन माय रेगुलर क्लासेस के पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल, द कूल ब्रीज वाज कॉम्बिंग द ग्रीन लीव्स, कूल ब्रीज वाज कॉम्बिंग द ग्रीन लीव्स। अब जो ठंडी हवा है वो सब पत्तों को कंघियां कर रही थी। अब कूल ब्रीज को कंघी नहीं कर सकती, लेकिन उसको पर्सोनिफाई किया गया है। सेम इज द केस, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। अब अपॉर्चुनिटी तो नॉक नहीं कर सकती, लेकिन अपॉर्चुनिटी को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। तो इसको क्या नाम देते हैं? पर्सोनिफिकेशन नाम देते हैं, जब किसी नॉन पर्सन चीज को पर्सन करार दिया जाता है। सेम इज द केस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जिसमें रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंड्स और सिमिलर वर्ड्स, और जिसमें जो है वो रिपीट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स एट सी शोर। उसकी सिंपल एग्जाम्पल है कि शी सेल्स सी शेल्स एट सी शोर। तो इसमें क्या है? रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स एंड सिमिलर साउंड। सेम इज द केस द रेड लॉरी एंड द येलो लॉरी। इनको एक और नाम दिया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एलिट्रेशन में। ये जो वर्ड्स हैं, ये एलिट्रेशन, इनको टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है इंग्लिश में, बिकॉज यहाँ पे जो टंग है वो ट्विस्ट हो रही होती है। सो ये वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस में कंसेप्ट दे रहे होते हैं। सो ये सवाल जो आया हुआ था कि सिमिलीज एंड मेटाफॉर्स आर विच लैंग्वेज यूज्ड मोस्टली इन द पोएट्री। तो जो पोएट्री में इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको फिगरेटिव्स या फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। लाइक सिमिली, लाइक मेटाफॉर, लाइक एलिट्रेशन, लाइक आयरनी, लाइक पर्सोनिफिकेशन, ये सारे इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? ये फिगर्स ऑफ स्पीच या फिगरेटिव्स कहलाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज the concept of zone of proximal development was introduced by ZPD। इसको नाम दिया जाता है बेसिकली एक रशियन सोवियत साइकोलॉजिस्ट है, वेगोस्काई। रशियन सोवियत साइकोलॉजिस्ट, रशियन सोवियत एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है बेसिकली। ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे कि जिन्होंने ये जो है कंसेप्ट दिया था
ZPD and ZPD stands for basically ये एक्रोनिम है, it stands for zone of proximal development। और फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर डेफिनेशन के वजह से देखा जाए कि zone of proximal development किस चीज का है कि what a learner can do without assistance, what a learner can do, what a learner can do without assistant, किसी असिस्टेंट के बगैर एक लर्नर कोई भी स्टूडेंट है काम करता है, और what a learner can do with assistance or guidance of, with the adult guidance, with the adult assistance or guidance। अब इसके दरमियान ये जो गैप है, इस गैप को नाम देते हैं कि ये क्या है, ये ZPD कहलाता है। कि कोई एक लर्नर जो है वो अकेले कितना परफॉर्म टास्क कर सकता है, प्लस उसको जब कोई हेल्प, कोई सपोर्ट दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, उसके दरमियान जो गैप है। सो ZPD इज बेसिकली द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू with the assistance of, with the support of any adult or any expert, any counselor or any guider। तो वो जो गैप है उसको क्या नाम दिया जाता है, उस गैप को नाम देते हैं ZPD कहा जाता है। और फिर जो इसके साथ एक और डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एज स्कैफोल्डिंग टेक्निक, इसे कहा जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि स्कैफोल्डिंग टेक्निक। स्कैफोल्डिंग टेक्निक ये है, फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा अगर साइकिल नहीं चला सकता, थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दो, धक्का दे दो तो वो आगे खुद ही चला जाएगा। कि टेम्परेरी सपोर्ट टू एन अनएक्सपीरियंस पर्सन। स्कैफोल्डिंग क्या है कि टेम्परेरी सपोर्ट, टेम्परेरी सपोर्ट, अगर मैं सिंपलेस्ट कंसेप्ट आपको दे रहा हूं बेटा, टेम्परेरी सपोर्ट टू एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, टू एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। और यहां एजुकेशन की टर्म में जो हम इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई भी स्टूडेंट हो उसको बात का कोई फार्मूला, कोई डेफिनेशन भूल चुकी होती है, तो थोड़ा सा हम उसको क्लू देते हैं, उसके बाद वो खुद ही स्टूडेंट आगे चला जाता है, कंसेप्ट क्लियर कर जाता है। तो इसको नाम देते हैं स्कैफोल्डिंग टेक्निक। कि किसी लर्नर को, किसी अनएक्सपीरियंस पर्सन को थोड़ी सी असिस्टेंस देना और फिर उस असिस्टेंस को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम कर देना, स्पून फीडिंग ना हो, उसको नाम दिया जाता है, उसको स्कैफोल्डिंग टेक्निक नाम दिया जाता है। कि टेम्पररी सपोर्ट टू एन अनएक्सपीरियंस पर्सन, थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे दो, उसके बाद उसी सपोर्ट को ग्रेजुअली रिडक्शन कर दो, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, ये स्कैफोल्डिंग टेक्निक। और यही कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेगुलर स्टूडेंट्स को जो एनरोल्ड हैं, हमारी क्लासेस में एनरोल्ड हैं और वो वीडियोस भी देख रहे होंगे, तो उनको हमने ये सारे कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिए थे। तो हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इंग्लिश के हवाले से था कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। उसका मतलब क्या होता है, केयरलेस, लापरवाह होता है जी। एंटोनिम उसको करेक्ट, उसको मैंने आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था क्लासेस में कि भाई पैसिव वॉइस की खास निशानी क्या होती है, भाई हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करो जिस टेंस में सेंटेंस बोला गया है जी। सो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हम क्या करेंगे कि इंग्लिश को सबसे पहले लेके आएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट है। सो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मॉडर्न इंग्लिश में बाई लगाते नहीं है पैसिव वॉइस में बेटा। और पैसिव वॉइस की खास निशानी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इसमें क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है S.V, और इसमें क्या है, दैट्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जबकि इसको टेक्निकल इंग्लिश में हम नाम इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, वो भी ठीक है जी। उसके बाद देखिए द वर्ड एम्बेलिश मीन्स, वो क्या होता है, डेकोरेटेड होता है। उसके बाद देखिए आई वार्न यू, मैं आपको खबरदार करता हूं, कमास के अंदर ये सेंटेंस है, तो ये क्या है, डायरेक्टिव सेंटेंस है जी। एक्चुअली दो तरह के सेंटेंस होते हैं जी। एक सेंटेंस है ही सेड आई एम फाइन, कामा कामा शुरू, आई एम फाइन। तो ये जो कमास के अंदर वाला हिस्सा है या ओवरऑल ये पूरा सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है जी। दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट सेंटेंस बेटा। और फिर इसके दो हिस्से होते हैं, कमास के बाहर वाला हिस्सा, इसको नाम देते हैं बेटा रिपोर्टिंग स्पीच, कि ये रिपोर्ट करने वाला है जी। और दूसरा क्या होता है, ये कमास के अंदर वाला हिस्सा, इसको नाम देते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच है जी। तो जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होता है ये क्या होता है, ये डायरेक्ट होता है। अगर इसका मैं इनडायरेक्ट कर दूं, जैसे ही सेड दैट ही वाज फाइन, वो इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अगला सवाल हमारे पास है, ट्रांजिटिव वर्ब मे बी कन्वर्टेड इनटू, ऑलरेडी मैं अपने स्टूडेंट्स को बता चुका था कि हमेशा जो है पैसिव वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। और जो पैसिव वॉइस बनता है वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन कि जिसके साथ आपको नीड्स एन ऑब्जेक्ट, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, कि जहां पर आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जहां पर आपको किसी मफूल की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अली ड्रिंक्स, तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो क्या ड्रिंक करता है, भी कॉफ़ी है, टी है, जूस है, क्या चीज़ है जी, टी है, कॉफ़ी है, जो चीज़। इसी तरह से अली राइट्स, तो मुझे बताना पड़ेगा भाई क्या राइट करता है, वो स्टोरी है, वो ऐसे है, पैराग्राफ है, लेटर है, नावल है, क्या चीज़ है भाई। तो डेफिनेटली ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि फेल मुतअद्दी है। उर्दू वालों को पता होगा कि जिसमें जो है किसी भी वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है। और मैंने स्टूडेंट्स को यही बताया था कि भाई उर्दू बताई थी कि इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको फेल मुतअद्दी कहा जाता है, कि जो फाइल के साथ साथ मफूल को भी चाहे और पैसिव वॉइस में भी उसको बनाया जा सकता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसके बरक्स वाइस वर्सा जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल अली रन्स, अली वीप्स, तो ये रन, ये वीप, ये जंप, ये क्राई, जंप, क्राई, स्लीप, ये सारे के सारे इनट्रांजिटिव वर्ब है और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को हम दे रहे होते हैं और होप्स हो कि उनका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ होगा। उसके बाद है कि अ मिनिमल पेयर डिफर्स इन, उसको बोलेंगे कि वन फोनोलॉजिकल सेगमेंट इंग्लिश, ये जो है उसका सही जवाब है कि वन फोनोलॉजिकल सेगमेंट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये ऑप्शन आया हुआ था। एकोमोडेशन जो है ये उस सही जवाब है, इंग्लिश के वाले से स्पेलिंग का ये सवाल था। उसके बाद है कि द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग वेंट फ्रॉम गो, अब क्या है कि वेंट फ्रॉम गो, गो से वेंट की तरफ, तो ये किसकी एग्जांपल है? तो इसको बेसिकली नाम दिया जाता है, एक सप्लिशन नाम दिया जाता है कि जिसमें आप फॉर्म स्ट्रक्चर थोड़ा वर्ब का चेंज करते हो, या इसको सिंपल अगर एग्जांपल नाम दी जाए इसको हम इर्रेगुलर भी कहा जा सकता है, इर्रेगुलर वर्ब या इर्रेगुलर फॉर्म भी कह सकते हैं जी। ठीक है, अब इरेगुलर फॉर्म क्या होती है, उसको जिसको सप्लिशन का नाम दिया जाता है, बेसिकली ये वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश में होता है, उसके वाले से एग्जांपल है। तो इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जिसमें आपको उसका पूरी की पूरी फॉर्म चेंज करनी पड़े, जैसे गो, वेंट, गॉन, सेम इज द केस, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, कैच, कॉट, कॉट, सेम इज द केस, गॉट, 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 और इसी तरह से स्टील, स्टोल, स्टोलन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये सारे क्या हैं, ये सप्लिशन के एग्जांपल हैं, या सिंपल हम उर्फ में कह सकते हैं कि ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। उसके बाद है कंप्लीट द फेमस इडियम्स, अ खाली जगह इन द ओशन, इसका मतलब है कि ड्रॉप इन द ओशन, बिल्कुल समंदर में कतरा, नॉनदलेस ना होने के बराबर, या ऊंट के मुंह में जरा जिसे कहते हैं कि ना होने के बराबर समंदर में कतरा होता है। सो अ ड्रॉप इन द ओशन, इडियम्स के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, Who presented the Pakistan resolution in 1940? रेजोल्यूशन पाकिस्तान का पेश की थी, वो A.K. फजलुल हक साहब ने पेश की थी। उसके बाद है कि 1961 द प्रेसिडेंट अयूब खान प्रोमलगेट द लॉ ऑफ ऑर्डिनेंस, उसने ये लॉ को जो है खत्म कर दिया गया था। उसके बाद हमारे पास है कि लैक हामून ने मस्के लाइस इन, ये कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है, उसका सही जवाब है। उसके अंदर पाकिस्तान गेम एंड आईडी इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली नाम जो रखा गया था, वो 1956 के अंदर ये नाम रखा गया था। उसके बाद है कि सिल्क रोड्स लाइस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, जो है शाहराह रेशम किसके दरमियान है? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ही है। उसका सही जवाब क्या है? चाइना उसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज कि हु रोट द बुक नो और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, नो और नेवर इन 1933, ये किसने लिखी थी? चौधरी रहमत अली ने उस वक्त लिखी थी। उसके बाद है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड, तकरीबन वो 2500 BC, उसका सही जवाब है। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन, शिमला मुआहदा कब साइन होता है? 1972 में साइन किया जाता है। टोटल एरिया ऑफ सर क्रीक, वो जो है वो उसका सही जवाब 96 किलोमीटर, उसका सही जवाब है। उसका देखिए डायरेक्ट मेथड इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश
इनटू इंग्लिश है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। और जो इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है वो क्या होता है, उसको जीटीएम मेथड भी कहते हैं, कि ट्रांसलेशन मेथड भी कहा जाता है, कि जिसमें इंग्लिश को आप ट्रांसलेट करके पढ़ाते हो, या इसको नाम दिया जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाते हो। सो इंग्लिश इनटू इंग्लिश वो क्या कहलाता है, वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। और अगर उसको ट्रांसलेशन मेथड की तरफ लेके जाओगे तो वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। इसका मतलब है कि आप उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे लेके जा रहे हो, डायरेक्ट मेथड पे लेके नहीं जा रहे। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज ECA स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए स्टैंड करता है। एंड ब्लूम्स साइकोमोटर डोमेन डील्स विद, कई दफा अपने स्टूडेंट को अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूं कि ये क्या होते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन होते हैं बेटा, कि जिसमें हम नाम देते हैं कॉग्निटिव, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अफेक्टिव, एंड थर्ड वन इज साइकोमोटर बेटा। और मैंने स्टूडेंट्स को ये भी खास निशानी बताई थी, आप क्या याद कर सकते हो, ट्रिपल एच से भी इसको याद कर सकते हो। एंड व्हाट इज मेंट बाय द ट्रिपल एच, पहला कॉग्निटिव क्या है, एच, इट स्टैंड फॉर हेड। इसका मतलब क्या है, ये मेंटल अप्रोच से बात करेंगे, मतलब हेड की बात हो रही है, थिंकिंग प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस। अफेक्टिव डोमेन किस से डील करती है, दूसरा एच आ रहा है, ये भी एच से, इसका मतलब है हार्ट। और ये किससे डील करती है, अफेक्टिव डोमेन, ये वैल्यूज से डील करती है, कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, अखलाकियात की बात, ईमानदारी की बात, ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लव, ये सारे के सारे किस में आएंगे, अफेक्टिव डोमेन में आएंगे। और उसके बाद साइकोमोटर डोमेन, तीसरा एच क्या आ रहा है, वो एच, दैट इज द हैंड। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल्स, साइकोमोटर मींस द मूवमेंट। तो जब भी मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि भाई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आपने इस हवाले से याद करना है, ट्रिपल एच से, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन, ओवरऑल उसकी 3 डोमेन होती हैं। कॉग्निटिव डोमेन किस चीज से डील करती है बेटा, मेंटल अप्रोच से, थिंकिंग प्रोसेस से, मेंटल एंड द थिंकिंग प्रोसेस एज वेल, थिंकिंग प्रोसेस है। और फिर कॉग्निटिव अफेक्टिव क्या होती है, ये दूसरा एच है, इसका मतलब क्या होता है, हार्ट, इसका मतलब वैल्यूज, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, लव, बिलोंगिंग्स, ट्रूथफुलनेस, ये सारे। उसके बाद क्या, साइकोमोटर डोमेन, जिसका मतलब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मूवमेंट की बात हो रही है जी। तो साइकोमोटर डोमेन किस चीज से डील करती है, ये मोटर स्किल से डील करती है। इट मीन्स द मूवमेंट, इट मीन्स द प्रैक्टिकल्स, इट मीन्स द हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। तो ये मोटर स्किल्स की बात जो है वो किस में होती है, साइकोमोटर डोमेन में होती है। तो ओवरऑल ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन थे, मैंने ये मेथड भी बताया था, और दूसरा मैंने ये भी बताया था, आपने कैप भी याद रखना है, CAP कैप। C स्टैंड फॉर कॉग्निटिव, A स्टैंड फॉर अफेक्टिव, P स्टैंड फॉर साइकोमोटर। अगला सवाल हमारे पास है कि एजुकेशन प्रोसेस विदाउट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बगैर एजुकेशन प्रोसेस इनअफेक्टिव होता है, याद रखिएगा बेटा जी। ये क्या कहलाता है, इनफेक्टिव कहलाता है। सिगमंड फ्रायड, मैं कई दफा बता चुका था, इसकी थ्योरी जो है साइको एनालिसिस थ्योरी, और ये बेसिकली क्या था, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसने साइको एनालिसिस थ्योरी पेश की थी जी। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। और फिर टीम टीचिंग, ऑलरेडी आई कन्वे दिस कंसेप्ट कि टीम टीचिंग क्या होती है, जिसमें एक से ज्यादा टीचर एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होती है। उसमें टिपिकल एग्जांपल मैंने दी थी मिसाल के तौर पर कि 6th क्लास की साइंस है, तो उस पोर्शन में हम देखते हैं कि साइंस के पोर्शन में बायोलॉजी का पोर्शन भी है, केमिस्ट्री का पोर्शन भी है, फिजिक्स का पोर्शन भी है। तो फिर क्या, ये किसी को कह दो भाई बायोलॉजी वाला पोर्शन बायोलॉजी वाला टीचर पढ़ा दे, केमिस्ट्री का पोर्शन केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो टीचर पढ़ा दे, फिजिक्स का पोर्शन फिजिक्स वाला टीचर पढ़ा दे। सो दैट इज अ टीम टीचिंग। तो ये क्या कहा जाता है कि बहुत सारे टीचर जो है मिलकर पढ़ा रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, दैट इज अ टीम टीचिंग। उसकी एक और एग्जांपल भाई, जैसे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं 6वीं 7वीं 8वीं को, इंग्लिश ए एक टीचर पढ़ा दे जिसमें पूरे के पूरे लेसन्स होते हैं, सेम इज द केस, उसमें पोएम्स होती हैं, और पूरी बुक ए जिसे कहते हैं। और जो ग्रामर बी होती है जी, मतलब बी इंग्लिश होती है, जिसमें ग्रामर, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें सो ऑन, नरेशन, वॉइसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो एक और टीचर पढ़ा दे। सब्जेक्ट तो एक है, बट इसे कहा जाता है ये बेटा टीम टीचिंग कहलाता है, जब एक क्लास को एक से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बट यहाँ पे क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो ये भी कंसेप्ट ऑलरेडी मैं क्लासेस में कन्वे कर चुका हूँ कि टीम टीचिंग क्या होती है, और उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और यही सिंपल कंसेप्ट जो है ये एग्जाम में और इंटरव्यू में बेटा काम आते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, क्या स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट व्हेन दे आर एनकरेज टू एक्सप्लेन एंड थिंक क्रिटिकली। जब उनको क्रिटिकली कहा जाता है, और क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपको स्टूडेंट्स को बताया था कि भाई जिसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग, उसमें हार्ट्स इन्वॉल्व होती है बेटा, HOT हार्ट्स। हार्ट स्टैंड फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स उसमें इन्वॉल्व होती है जी। और फिर जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, वहां हम क्या नाम देते हैं, लॉट्स का नाम देते हैं बेटा, दैट्स कॉल्ड एज लोअर ऑर्डर या लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होता है बेटा वो।
लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और फिर उसका दूसरा बेटा नाम दिया जाता है लॉट्स को या लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को सरफेस लर्निंग कहते हैं बेटा, सरफेस लर्निंग नाम दिया जाता है। जो आपके हार्ट्स को बेटा या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्या नाम दिया जाता है, यहां पर डीप लर्निंग नाम दिया जाता है कि यहां पर कंसेप्चुअल जो है लर्निंग हो रही है जी। उसके बाद गाइडिंग एंड काउंसलिंग इन एजुकेशन, ये दो डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं। Next is the total number of ATP. ATP stands for adenosine triphosphate used during glycolysis. अब जब भी बेटा चाहे बायो पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो या ओवरऑल हम इंग्लिश के हवाले से बात करते हैं कि सिनोनिम और एंटोनियम्स में जब हम रूट वर्ड से वर्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, लाइसिस का वर्ड जहां पे भी आ जाए, LYSIS, लाइसिस मीन द ब्रेक डाउन बेटा, लाइसिस मीन द ब्रेक डाउन। जैसे मैं कह सकता हूं फोटोलाइसिस, द ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। Electrolysis, lysis mean the breakdown of something in the presence of current. Same is like as hydrolysis, कि किसी चीज की ब्रेकडाउन होना किसकी मौजूदगी में, पानी में। एंड सेम इज अगेंस्ट द कैटालाइसिस, किसी चीज की जो ब्रेकडाउन हो किसकी मौजूदगी में, किसी कैटालाइसिस की मौजूदगी में। अब ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या है, ग्लाइकोलाइसिस मीन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये बेटा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। और मेटाबॉलिक में कौन सा प्रोसेस है, क्या ये एनाबॉलिक है या क्या ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है? बेसिकली ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिज्म भी आप इसको कह सकते हो जी, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में। या अगर मजीद आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहो इजिएस्ट वे में, ग्लाइकोलाइसिस को हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या है, दैट्स रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फिर ये ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है बेटा, अक्कर होती है जी, साइटोप्लाज्म में अक्कर होती है या साइटोसोल भी इसको कह सकते हैं। और साइटो मींस क्या होता है, सेल होता है जी। तो एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी इस्तेमाल होती है, टोटल एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, याद रखिएगा जी। उसके बाद के हार्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, वो रेप्टाइल्स की स्टडी को नाम दिया जाता है। उसके बाद कि एक्रोमेगली इज बेसिकली कॉज्ड बाय, एक्रोमेगली क्या होता है कि हाथों की उंगलियां और पांव की उंगलियां या ओवरऑल जो स्कल है ये थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाता है। बेसिकली जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स हैं उनके इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। और जो केमिकल सिस्टम होता है हमारे पास, जैसे होता है कि नर्वस सिस्टम से द केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। तो उसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस की वजह से एक्रोमेगली की कंडीशंस काज होती है, जिसमें क्या होता है कि थोड़े से हाथों की उंगलियां जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं। तो ये इस कंडीशन का नाम देते हैं एक्रोमेगली। किसकी वजह से होता है, ये बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं उसके इम्बैलेंस की वजह से भी हम कह सकते हैं बेटा। उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी साइंस के बारे से सवाल थे, द ट्रीलेस रीजन ऑन द हाई एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड, उसको क्या नाम दिया है, उसको टेंड्रा सिस्टम कहा जाता है या टेंड्रा का खित्ता शायद आपने पढ़ा होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे या बहुत ज़्यादा नीचे लैटीट्यूड के ऊपर क्या होता है, वो ट्रीलेस रीजन होता है जी। उसके बाद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स बियॉन्ड नॉर्मल इंडिकेट्स, इसका मतलब इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो WBCs हैं वो खुद इम्यूनिटी पैदा नहीं कर रहे, इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इन एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, ये बेसिकली प्रेशर का यूनिट है। और अगर स्टूडेंट को समझना चाहें, प्रेशर P इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन। सेम इज द केस, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, याद रखिएगा। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका सही जवाब है कि ऐसा यूनिट ऑफ यो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, ये प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर ऑफ Hg भी है, टॉर भी है, पास्कल भी है, लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो कौन सा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मैंने फार्मूले से भी आपको आसान करके समझा दिया है बेटा। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स आर देयर डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज और टू गेन और टू शेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बेसिकली 3 तरह के जो हैं वो बॉन्डिंग्स पाई जाती है जी। पहले बेटा आयनिक बॉन्ड होता है जी। अब आयोनिक बॉन्ड कौन सा होता है जी, आयनिक बॉन्ड इसको कहते हैं जी। ये बेसिकली बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और ये क्या होता है, बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। अब मेटल क्या होती है, अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन और सब्सटेंस दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती है। और फिर नॉन मेटल क्या होती है, अ नॉन मेटल इज दैट काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या होती है, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती हैं। बात का ये भी सवाल पूछा जाता है कंसेप्चुअल कि भाई मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, प्योर आयनिक इन नेचर होता है। जबकि 2 मेटल्स और 2 नॉन मेटल्स के इन बिटवीन बॉन्ड जो बनता है
वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो पहला टाइप कौन सी है? आयनिक बॉन्ड है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। फिर शेयरिंग क्या होती है? दूसरा जो टाइप है बेटा जी, उसको नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड नाम देते हैं बेटा जी। अब आयनिक बॉन्ड के क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल NaCl है, सोडियम क्लोराइड है जी। अब मजीद अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो बेटा सोडियम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम की आखिरी शेल में बेटा एक जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास सोडियम Na, और क्लोरीन की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करता है, तो ये क्या कहलाता है? सोडियम के हवाले से देखा जाए तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के हवाले से बात हो रही है। तो सोडियम क्या करता है, या रूल के मुताबिक कि जिस एटम के पास 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेट करता है। तो डेफिनेटली क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। और जितने भी हैलोजेंस हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इनकी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर क्लोरीन के हवाले से देखा जाए तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है। के शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 7, M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको आक्टेट रूल पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो डेफिनेटली ये भी रूल है कि 5 या 5 से ज्यादा जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करता है? वो गेन करता है, एक्सेप्टर होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 8 बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पे क्या हुआ है? प्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड इन नेचर। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल बात मैं करूं H2 की बात करूं तो ये क्या है हमारे पास? ये इसको नाम देते हैं, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से शो कराता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो करता हूँ, दरमियान में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो उसका भी डुप्लेट पूरा, उसका भी डुप्लेट पूरा। देयर इज नो क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, जैसे शेयरिंग हो रही है। दैट्स आयनिक बॉन्ड। और तीसरा जो होता है बेटा वो मेटालिक बॉन्ड होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये भी साइंस के हवाले से बेसिक कंसेप्ट से, कि जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट जो हैं वो बेसिक से क्लियर होते हैं तो डेफिनेटली उनको पेपर में और इससे सेम एज केस इंटरव्यू में बड़ी आसानी होती है। जैसा यहाँ पे सवाल पूछा हुआ था कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स आर देयर इन डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी, कि इधर वो गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, या वो शेयरिंग कर रहे हैं। तो 3 है, 1 इज आयनिक, सेकंड वन इज कोवेलेंट, थर्ड वन इज मेटालिक बॉन्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेसर एलिमेंट। ये एक होते हैं मेजर एलिमेंट और एक होते हैं ट्रेसर एलिमेंट, वो कम मिकदार में होते हैं। वो क्या है? आयरन जो है वो ट्रेसर एलिमेंट्स में शामिल है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी सबसे पहले जो डिटरमाइन की गई थी हेनरी कैडविच ने डिस्क्राइब की थी। उसको देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका पैसिव वॉइस क्या है? कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए स्टिमुलस रेस्पॉन्स, देन कम्स, देखो पहले कुछ स्टिमुलस है, स्टिमुलस की जमा क्या होती है? स्टिमुलाई। स्टिमुलस क्या होता है? कि ऐसा एजेंट जो किसी एक्शन का बायस बने जी। सो स्टिमुलस है, वो एक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा? फीडबैक होगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। पहले स्टिमुलस, फिर रेस्पॉन्स, फिर क्या होता है? फीडबैक आता है जी। टीम टीचिंग में क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन लाजमी रिक्वायर्ड होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, ये मैथ के वाले से सवाल पूछे हुए थे। अब मैथ के वाले से सवाल है कि इफ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 देन x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 से जो है क्या आंसर आएगा। अब सिंपली यहाँ पे क्या है भाई, a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे, या इसको उर्फ आम में जिसके कहा जाता है कि a जमा b का मुरब्बा या स्क्वायर। इसका मतलब है a प्लस b का स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है? ये a और ये क्या बन जाएगा? b बन जाएगा जी। और इसका वैसे फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। आपकी मर्जी, आप 2ab को पहले लेके आओ, आप यूं भी लिख सकते हो a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। अब ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो मैं क्या लिखूंगा? x प्लस 1 ओवर x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का भी मैं स्क्वायर बना दूंगा बेटा। अब इसको मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा, a की पावर 2, इसका मतलब x की पावर 2 प्लस b की पावर 2, 1x की पावर 2 प्लस 2 into जो ज़र्ब मतलब देंगे a b, a क्या है? x है, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाइड बाय b क्या है हमारे पास? 1 ओवर x है। 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या आएगा? वो 9 आ जाएगा। अब देखिएगा जी,
हमारे पास क्या है जी, एक्स का स्क्वायर एक्स पावर 2 प्लस 1 एक्स पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल। अब एक्स की पावर 2 प्लस 1 एक्स की पावर 2, यही वो पूछ रहा है जी, इसकी पावर जो है उसके बाद हमारे पास 2 बच जाएगा। इसका मतलब है एक्स की पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 है जी। अब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैथ के रूल के मुताबिक जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसके अलावा बाकी सबको या तो दूसरी साइड पे लेके जाओ या तो बटा किया करो जी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे जी। तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 2 प्लस 2 माइनस 2 9 माइनस 2 2 2 से कैंसिल, यहाँ पर एक्स की पावर 2 माइनस प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 7, इसका सही जवाब है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, वो मैथ के हवाले से रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मैथ के हवाले से जो सवाल है बेटा ये कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अब इसमें रूल क्या होता है कि जिनकी हाईएस्ट पार्स होती हैं उनको प्लस कर लेते हैं, याद रखिएगा। अब इस पूरी जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसमें हाईएस्ट पार वाला ये है, और हमने क्या करना होता है, पार को प्लस करना होता है। यहाँ पार 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, उसका जवाब भी क्या है 7, ठीक है। उसके बाद देखिए रूट्स ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उसके लिए बड़ी आसान सा बड़ा तरीका है, एक्स की पावर 2 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स का मतलब है हमने कौन सा पेयर सेलेक्ट करना है। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैंने इसको ज़र्ब दे मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब देनी है 6 को इसके साथ, तो यहाँ में कुछ भी नहीं 1 होगा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 6 आ गया। अब मैंने ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है कि मैं अगर उसको मल्टीप्लाई करूं तो वो 6 बन जाए, प्लस माइनस करूं तो वो माइनस का 5 बन जाए। तो अब मैं 6 के पेयर बनाता हूं। 6 जो है बेटा 6 का पेयर 6 है, तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये भी इज इक्वल टू 6 होता है जी। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये भी क्या होता है भाई 6 होता है। अब मैंने जमा और नफी में से किसको रखना है जी, कि मेरे पास अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 6 आए, प्लस माइनस करूं तो माइनस का 5 आए। तो डेफिनेटली मैंने क्या करना है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि मेरे पास अगर -2 इंटू -3, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 आ जाएगा। सादा जमा नफी करूं तो क्या आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। इसीलिए मेरा बस जवाब क्या होगा, -2 और -3, यानी -2 व -3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और वो जवाब किस तरह से आएगा, वो भी रूट्स के वाले से मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि मैं अगर उसको मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा, वो 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। तो मैंने अगर इनको ज़र्ब देनी है तो उसका जवाब जमा 6 में आ जाए, प्लस माइनस करूं तो माइनस का 5 आ जाए। अब कैसे होगा, तो मैं इधर -2 और -3 का पेयर सेलेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और सादा जमा करूं तो -3 -2 क्या हो जाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये राइट पेयर है। उसका जवाब क्या होगा रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, -3 और -2 का जो पेयर है वो राइट वन पेयर है।